भाषा अभिव्यक्ति और विभिन्न माध्यम, पाठ 3, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जानेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यम, जैसे प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट, और इन सभी माध्यमों की खूबियां यानी कि उनकी विशेषताएं या अच्छाई और खामियां यानी कि कमियां जानेंगे। जनसंचार को समझने के लिए हमें संचार के स्वरूप को समझना जरूरी है। तो पहले प्रश्न बनता है बच्चों कि संचार किसे कहते हैं। संचार के मूल में चर धातु है बेटा, और चर का अर्थ होता है विचरण करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। बच्चों, यह पहुंचना मनुष्यों का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। लेकिन हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचाना। पहुंचाने का अर्थ समझ रहे हैं, संदेश भेजना और प्राप्त करना। ये संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है: सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है, और जब से संचार के नए तकनीकी साधन जैसे कि मुद्रण यानी कि प्रिंट माध्यम, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं, तब से ये शब्द प्रयोग में आने लगा है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कक्षा में प्रत्यक्ष पढ़ाते हैं तो ये जनसंचार नहीं है, ये क्या हुआ बेटा, ये संचार है। लेकिन जब हम इंटरनेट के द्वारा या दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जो होता है उसे जनसंचार कहते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। संचार के प्रमुख माध्यम होते हैं प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि। अब बात करते हैं विभिन्न जनसंचार माध्यमों और उनके लेखन के अलग अलग तरीके की। देखिए, विभिन्न जनसंचार के ये जो माध्यम हैं इनके लेखन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की एक अलग शैली होती है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। क्योंकि बच्चों माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए इनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना जरूरी है। इसीलिए इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए बच्चों, हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं, और संभव है कभी कभी हम इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते या सुनते देखते हैं। हमने गौर किया कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको अंतर नजर आता है। निश्चित बात है, इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं, और सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है, टीवी देखने के लिए होता है, और इंटरनेट पर क्या होता है बेटा, इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए इन सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को भी समझना जरूरी होता है।
लेकिन इन माध्यमों के बीच फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषता यानी कि उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं बच्चों, और तो कुछ खामियां भी। खबर लिखते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है। जानते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। जनसंचार के जो ये विभिन्न माध्यमों से हमारा रोजाना कम या ज्यादा वास्ता तो पड़ता ही रहता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा, क्या होगा? सोचिए, शायद हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे। उत्तर हमारा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है हमें टीवी ज्यादा पसंद हो और हमारे दोस्त को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो और को अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार या पत्रिकाओं के समय बीतते हों। लेकिन जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए या कुछ पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं यानी कि खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज यानी कि रुचियों, जरूरतों और पहुंच के अनुकूल है। ये बात स्पष्ट है कि हम सभी अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभावों के माध्यम को चुनते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक अर्थ तो ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषता होती है तो कुछ कमी भी होती है, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को ज्यादा पसंद आता है तो किसी को कम। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा है यानी कि सबसे बेहतर है, या कोई एक किसी दूसरे से कम है। सबकी अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे इंद्रधनुष देखा होगा आपने, इंद्रधनुष की छटा जो होती है अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है। इसी प्रकार जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और सहयोगी हैं। बच्चों, इससे हमें ये बात तो पता चलती है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, लेकिन टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। दूसरी बात करते हैं, रेडियो पर खबर सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं यानी कि बिल्कुल फ्री होते हैं, उतना किसी और माध्यम में तो संभव ही नहीं है। यानी कि हम जब रेडियो को सुनते हैं, उस पर खबरें सुनते हैं, तो हम अपना कोई भी काम, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक यानी कि इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं और अपनी बात को जान सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद भी इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ, बल्कि सभी माध्यम लगातार विकास कर रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है। यानी कि ये सभी जो जनसंचार के माध्यम हैं, कौन कौन से बताए बेटा? प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। यानी कि इनका लगातार विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। बच्चों, अब हम इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और खामियों को जानने का प्रयत्न करते हैं। पहले बात करते हैं प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में ये सबसे पुराना है।
असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी कि छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी कि प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी और भारत में पहला छापाखाना बच्चों सन 1556 में गोवा में खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म के प्रचार प्रसार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। अब बात करते हैं प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम की विशेषताओं की। प्रिंट माध्यम के वर्ग में अखबारों, पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है और हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं हैं जैसे कि प्रिंट माध्यम के छपे शब्दों में क्या होता है, स्थायित्व होता है, यानी कि एक लंबे समय तक हम इन्हें संभाल कर रख सकते हैं। दूसरा, हम इन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। नंबर 3, पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। नंबर 4, इन्हें बार बार भी पढ़ सकते हैं। नंबर 5, इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास कोई पुस्तक है या समाचार पत्र है या पत्रिका है तो हम कहीं से भी पढ़ें, कोई भी समाचार पढ़ें, किसी भी पेज से पढ़ें, यानी कि हम इसके लिए स्वतंत्र होते हैं। नंबर 6, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख के संदर्भ की तरह भी प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 7, ये लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित होती हैं। नंबर 8, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, बोलने में एक स्फूर्ति होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ें और समझ सकें। नंबर 9, मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह भी है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का भी माध्यम है और इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसके अंदर एक योग्यता भी होती है। और असल बात यह है कि मुद्रित माध्यमों का पाठक तो वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो, यानी कि साक्षर हो, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। बच्चों, और अब बात करते हैं प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम की कमियां। तो मुद्रित माध्यम की केवल खूबियां ही नहीं, कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे नंबर 1, ये निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी भी काम का नहीं है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल बेकार है। नंबर 2, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 3, पाठकों की रुचियों और जरूरतों को भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 4, ये रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि यानी कि समय पर ही प्रकाशित होते हैं। जैसे बच्चों, अखबार 24 घंटे में केवल एक बार, या साप्ताहिक जो पत्रिकाएं होती हैं वो सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होती हैं, यानी कि छपती हैं। नंबर 5, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यम के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को लेखन के लिए बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि नंबर 1,
मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी कि स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द सीमा का उसे ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह भी है कि अखबारों या पत्रिकाओं में असीमित जगह नहीं होती है। नंबर 2, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों यानी कि अशुद्धियों को दूर कर दे, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वो जो गलती है यानी कि जो अशुद्धि है वे वहीं चिपक जाएगी और उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 3 बात, जो उसने भाषा लिखी है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जो कि लोग उसे पढ़ें और उनकी आसानी से वो समझ में आ जाए। नंबर 4, जो उनकी शैली है, जिस उन्होंने भाषा शैली में लिखा है वो रोचक होनी चाहिए, जिसे पाठक वर्ग उसे पढ़ने में रुचि रखे। नंबर 5, उनके विचारों में प्रवाह होना चाहिए, यानी कि प्रावाम्यता और तारतम्यता भी होनी चाहिए।